A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. In today's chapter, we are just reading about the chapter 12 of class 8 History NCERT. So this is the last chapter of History NCERT class 8. So in this chapter, we are just going to study about India after independence. So we will study about all the events which unfold after the independence of India and Pakistan. So events which are happening in India, we are going to discuss about those events. So if you are having any specific questions, then you can mail me at this email address. This is my Instagram handle and this is my Telegram channel link. इस Telegram channel पर आपको मेरे सभी lectures के PDF मिल जाएंगे जिनको आप revision के लिए download कर सकते हो. क्रोनोलॉजी जैसा कि हम हर चैप्टर में पढ़ते हैं, यू कैन रीड द क्रोनोलॉजी फ्रॉम दिस चार्ट. इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग ये बात कर लेते हैं. तो इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया. इंडिया का जो इंडिपेंडेंस होता है 1947 में, इंडिया के साथ साथ इंडिपेंडेंस के साथ साथ होता है पार्टीशन. तो हम बात करेंगे किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स किस तरीके से हो पाता है, प्लानिंग किस तरीके से की जाती है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है बहुत ही क्रिपल्ड स्टेज में थी उस टाइम पर जिस वक्त हमारे को ब्रिटिशर्स छोड़कर गए थे. हमें जब इंडिपेंडेंस मिलती है उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा क्रिपल्ड स्टेज में होती है. तो उसको उबारने के लिए, उसको ठीक करने के लिए प्लानिंग कमीशन आता है और अलग अलग हमारे 5 ईयर्स प्लान देखेंगे हम लोग किस तरीके से होती है. पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, हम बात करेंगे कि किस तरीके से वर्ल्ड ओवर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किस तरीके से कोल्ड वॉर चल रही है और हमने पॉलिसी अपनाया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो कि नेहरू जी के द्वारा शुरू किया गया. तो ये सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. तो इंडिया जो है उसकी इंडिपेंडेंस होती है 1947 अगस्त में, दैट यू नो वेरी वेल. तो इसकी वजह से होता क्या है, जब इंडिपेंडेंस हो जाती है इंडिया को, अचानक से आपने देखा जब हम बात कर रहे थे क्लास 8 के चैप्टर 11 में, तो अचानक से क्या होता है, अलग अलग लोग आते हैं, माउंटबेटन प्लान आता है और अचानक से ये मान लिया जाता है. वी न्यू सिंस सो लॉन्ग, मतलब हमें 4-5 साल 10 साल से पता था कि हमें इंडिपेंडेंस मिलेगी, बट जब मिलती है तो वो थोड़ा सडन चेंज होता है. तो सडनली बोला जाता है एक रात को कि भाई ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान जो है 2 अलग अलग कंट्रीज़ बना दिए जा रहे हैं और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल रही है. तो उसकी वजह से होता क्या, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये सारे के सारे जो डिसीजन थे इंडिया को पार्टीशन करने का, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होते हैं. बट जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होते हैं उससे नॉर्मल पब्लिक किस तरीके से अफेक्ट होती है ये हम देखेंगे. तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था कि पार्टीशन कर दिया गया. अब क्या है, जो पाकिस्तान है उसके अंदर सारे मुस्लिम डोमिनेटेड लोग जा रहे हैं, जो इंडिया है उसके अंदर हिंदू डोमिनेटेड लोग रहेंगे. तो यहाँ पे हमें माइग्रेशन देखने को मिलता है. मुस्लिम्स जो हैं यहाँ से जो आते हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान से जो मुस्लिम हिंदूज और सिख जो होते हैं वो वहाँ से वापस आते हैं. हम जो देखते हैं, बहुत सारी जो मूवीज़ भी हमने देखी होगी, किताबें भी पढ़ी होंगी, उसमें हम देखते हैं कि हमारे लोगों ने कितनी वायलेंस को फेस किया. हम की बात करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और इंडिया जो था वो हम सारे वही थे. तो दोनों तरफ के लोगों ने प्रॉब्लम्स फेस किया. ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ के जो हिंदूज़ थे उन्हीं के ऊपर एट्रॉसिटीज़ हुई, यहाँ के जो मुस्लिम्स थे उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ हुई, और मतलब आज भी होती हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों पार्टीशन की दोनों साइड्स पे हमें, क्योंकि सिंस वी आर रीडिंग हिस्ट्री तो हमें जो है न्यूट्रल होकर चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा. बट सिंस वी आर इंडियंस तो हम लोग इंडिया के बारे में ज़्यादा कंसर्न रहेंगे. तो अब होता क्या है, पार्टीशन के बाद जो है 8 मिलियन रिफ्यूजीज़ जो है वो आ जाते हैं. वो लोग हैं, वो हिंदू और सिख जो कि पाकिस्तान से आ गए हैं, अब उनको इंडिया में रहना है. तो हमारी कंट्री की बात कर रही हूँ मैं. तो 8 मिलियन रिफ्यूजीज़ जो है वो इंडिया से आते हैं फ्रॉम पाकिस्तान. 500 जो प्रिंसले स्टेट्स थे वो उस टाइम पे प्रेजेंट थे. जब पार्टीशन हुआ था तो 500 प्रिंसले स्टेट्स हुआ करते थे. तो 500 जो प्रिंसले स्टेट्स थे उनको जो है मिलाना था हमारे भारत के देश के अंदर. ओके, तो ये जो है पॉलिटिकल सिस्टम इस तरीके से बनाना था कि कोई प्रिंसले स्टेट अलग नहीं रह जाए, उन सबको हमारे देश के अंदर मिलाना है. कास्ट और रिलीजियस लाइन पे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे जो हम आज भी देखते हैं. आज भी हमें हिंदू मुस्लिम दंगे देखने को मिलते हैं, कास्ट बेस्ड अट्रॉसिटीज़ देखने को मिलती है. तो उस टाइम पे भी वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट थी जिस टाइम पे हमारा देश आज़ाद हुआ था. एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उस टाइम पे वो लेस प्रोडक्टिव था. स्लम्स जो थे हमारे क्राउडेड थे, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, अंडर डेवलप इंडस्ट्रियल सेक्टर था और लेस एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स थी जब हमें हमारा देश मिलता है 1947 में. तो उस टाइम पे हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. ये सारे प्रॉब्लम्स जो एनालिस्ट किए गए हैं, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छे से काम नहीं कर रहा, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, कास्ट और रिलीजियस लाइन पे हमारा देश डिवाइड हुआ है. प्रिंसले स्टेट्स है 500 जो कि अभी हमारे एक यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है. तो आप ये देखिए, बीच में ही 1948 में गांधी जी की हत्या कर दी जाती है 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा, बिकॉज ही वॉज नॉट हैप्पी बाय द पार्टीशन ऑल्सो एंड द वे जिस तरीके से इंडिपेंडेंस मिला था उसकी वजह से उनके मन में रिसेंटमेंट था, तो उनकी गोली मार के महात्मा गांधी की हत्या की जाती है. अब
1946 में मैं बता रही हूँ, हमें मालूम था कि हमें इंडिपेंडेंस मिलने वाली है, तो 1946 का में जब कैबिनेट मिशन आया था उसके बाद जो है इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना की जाती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या काम है कि वो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। तो ये चीज़ आप समझने की कोशिश करिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग है उसकी शुरुआत जो है हमारी आज़ादी से पहले हो चुकी है। तो हमारी आज़ादी से पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका क्या काम है? उसका काम है इंडिया के लिए एक बहुत ही बेहतर तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर बहुत सारे होते हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंक्लूड किया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको सीरीज़ में मीटिंग्स ली जाती हैं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आप देखिए बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो धीरे धीरे बना है। उसके अंदर सारे पॉजिटिव जो चीज़ें हैं सारे स्टेट्स की जो ऑलरेडी मतलब कंट्रीज़ की जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश थी तो उनसे ली गई हैं हमारे देश के अंदर। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की जो बनाने की जो मीटिंग्स थी काफ़ी लंबी रही और फाइनली जो है 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन बनके रेडी होता है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ जो खास बातें थी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल है, उस टाइम पे जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है तभी हमको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मिलती है। मतलब जो भी लोग 21 साल से हैं अबव के उन सबको राइट है वोट डालने का। ओके, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सब लोगों को 21 साल के अबव वाले लोगों को वोट डालने का अधिकार है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, जब हमारा लॉ बनाया गया उसमें ऐसा नहीं कहा गया कि कोई राजा है तो उसको स्पेशल राइट्स रहेंगे या प्रेसिडेंट को कोई स्पेशल राइट्स रहेंगे। लॉ के सामने सब लोग सेम है। ओके, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को अबॉलिश किया गया। फंडामेंटल राइट्स में उसी वक्त डाला गया कि ये क्राइम है। बहुत सारी परसेंटेज जो सीटें थी उनको रिजर्व किया गया फॉर द मेंबर्स ऑफ लोअर कास्ट। तो ये सारी चीज़ें की गई। कॉन्स्टिट्यूशन जो है 3 सब्जेक्ट्स बनाए गए, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये वो चीज़ें हैं, एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, अनटचेबिलिटी का अबॉलिशन, रिजर्व सीट्स एंड यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट इस पे की सिर्फ सेंटर का की पावर है, स्टेट लिस्ट जिसमें की हेल्थ और एजुकेशन जैसे सेक्टर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, स्टेट्स को पावर दी गई कि वो अपना लॉ बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों। तो इस तरीके के जो चेंजेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए। डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम आप सभी जानते हैं। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है वो लॉयर थे और वो दलित फैमिली से बिलोंग करते थे, जो कि हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ, उसको बनाने का श्रेय जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर को जाता है। उनके साथ में एक बहुत बड़ी कमेटी भी काम कर रही थी। तो ये सब ने मिलकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। अब क्या होता है, अब स्टेट्स की बात कर लेते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो क्या था, 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे, लिंग्विस्टिक ग्राउंड के ऊपर अलग अलग स्टेट्स को बनाएंगे, प्रोविंसेस को बना दिया जाएगा। कब प्रॉमिस किया गया? 1920 में प्रॉमिस किया गया कि हमारे देश में क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तमिल स्पीकिंग लोग अलग हैं, तेलुगु स्पीकिंग अलग है, मराठी स्पीकिंग अलग है, इसी तरीके से अलग अलग जो है भाषाएं बोली जाती हैं। तो जो लोग अलग भाषा बोलते हैं, बिल्कुल अलग भाषा बोलते हैं, हिंदी से बिल्कुल अलग है, तो उन सब ने डिमांड किया कि हमको जो है लिंग्विस्टिक ग्राउंड पे अपना अपना देश स्टेट मिलना चाहिए, प्रोविंस मिलना चाहिए। तो 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये प्रॉमिस किया था कि जब भी हमारा भारत देश आज़ाद होगा तो हमें जो है लिंग्विस्टिक ग्राउंड पे हम जो है स्टेट्स को बना देंगे। लेकिन जैसे ही इंडिपेंडेंस मिलती है एक्सक्यूज मी, तो इंडिपेंडेंस मिलने के बाद क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर नेहरू बनते हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वल्लभ भाई पटेल। वो ये कहते हैं कि भाई अगर हमने लिंग्विस्टिक ग्राउंड पे स्टेट्स को बनाना शुरू कर दिया तो बहुत डिवीजन हो जाएगी, हर एक लोग जो है अपना डिमांड करना शुरू कर देंगे और हम जो है लिंग्विस्टिक ग्राउंड पर ही स्टेट बनाते हुए रह जाएंगे। तो उन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट किया। उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। इस वजह से जो 30 साल से लोग वेट कर रहे थे कि भारत आज़ाद होगा और उसके बाद लिंग्विस्टिक ग्राउंड पे स्टेट्स बनेंगी, वो लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होते हैं इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो जो नेक्स्ट जो डिकेड होता है 47 के, जब हमारा भारत आज़ाद होता है तो लेके 57 तक इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट होते हैं। किस चीज़ के लिए? लिंग्विस्टिक ग्राउंड के ऊपर हमें स्टेट चाहिए, उस चीज़ के लिए। तो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हमको देखने को मिलता है तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी। तो हमारे को तेलुगु स्पीकिंग लोग जो है वो सबसे पहला एजिटेशन करते हैं, जिसमें पोटी श्रीरामुलु जो है उनका नाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनका नाम क्यों इम्पॉर्टेंट है? 1952 में इन्होंने एजिटेशन शुरू कर दिया था बहुत लार्ज स्केल पर, और उन्होंने जो है फास्ट रख लिया था और ही डाइड 58 डेज के फास्ट के बाद जो है ही डाइड। और अब समझ लीजिए कि एक लीडर है मासेस का, वो सिर्फ इसलिए फास्टिंग कर रहा है कि उसको लिंग्विस्टिक ग्राउंड पर स्टेट चाहिए और स्टेट उसकी बात सुन नहीं रही, और वही लीडर जो है फास्ट करते करते मारा जाता है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल एट दैट टाइम 1952 में। उनके मारे जाने के वजह से, उनके
अगर आप बोलेंगे तो जो लोग तेलुगु की डिमांड कर रहे थे, स्टेट की डिमांड कर रहे थे, उनके लिए ही इज़ अ मार्टियर। तो अब वो मारे जाते हैं, उनके लीडर हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है और 1 अक्टूबर 1953 में ही पहला स्टेट बनाया जाता है। पहला नया स्टेट जो है लिंग्विस्टिक ग्राउंड पे आंध्र प्रदेश को क्रिएट किया जाता है। तो ये एक हिस्ट्री है जो आपको पता रहनी चाहिए अगर आपको नहीं पता है। लिंग्विस्टिक ग्राउंड पे स्टेट्स की डिमांड जो है, जो प्रॉमिस किया गया था 1920 में, जिसको पूरा नहीं किया गया, जिसकी वजह से एजिटेशन होते हैं। सबसे पहले तेलुगु स्पीकिंग स्टेट में पोटी श्रीरामुलु जो है वो फास्ट करते हुए मारे जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एजिटेशन बढ़ जाती है और गवर्नमेंट को फोर्स किया जाता है कि पहला जो स्टेट है 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश की स्थापना होती है, जो कि एक तेलुगु स्पीकिंग स्टेट है। इसकी स्थापना के बाद क्या होता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया जाता है। वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है 1956 में। तो वो रिकमेंड करता है रीड्रॉइंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ प्रोविंशियल बाउंड्रीज। वो रिकमेंडेशन देता है, रिकमेंडेशन कॉम्पैक्ट, इट रिकमेंडेड कॉम्पैक्ट प्रोविंसेस ऑफ आसामीज, बंगालीज, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा एंड तेलुगु स्पीकर्स। तो ये जो कमीशन जब बैठता है ना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ये अपनी रिकमेंडेशन में बताता है कि भाई उड़िया पीपल है, यहाँ पे तमिल है, मलयाली है, कन्नड़ है, तेलुगु है, ये सब लोग हैं। तो इसके आधार पे जो है हमें प्रोविंसेस को रीडिज़ाइन करना चाहिए लिंग्विस्टिक आधार पर। तो बॉम्बे जो होता है उसका इसी आधार पर, जब क्योंकि इस कमीशन की रिपोर्ट आ जाती है, तो इसी आधार पर जो है फिर से जो है बॉम्बे को रीड्रॉ किया जाता है। महाराष्ट्र उससे अलग हो जाता है, गुजरात अलग हो जाता है। बॉम्बे से पहले बोला जाता था, महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग हो जाता है 60 में। पंजाब जो है 1966 में पंजाब और हरियाणा, पंजाबी स्पीकिंग पीपल और हरियाणवी स्पीकिंग पीपल को अलग किया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं इस मैप में 1947 में किस तरीके का मैप था। देखिए जब भारत आज़ाद हुआ तो इस तरीके का मैप था। आप देखेंगे कि मैप हमारा बदलता जाएगा। 56 में ये देखिए, और फिर ये देखिए 75 के अंदर क्या हो गया। इस तरीके से सारे स्टेट्स बन जाते हैं। 56 में क्या था, बॉम्बे था और उसके बाद उसकी डिवीजन करके महाराष्ट्र और गुजरात बनाया जाता है। तो इस तरीके से चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसके बाद जो है लिंग्विस्टिक बाउंड्रीज पर डिवीजन किए जाते हैं स्टेट के, और उनकी बाउंड्रीज को इस तरीके से बनाया जाता है कि एक लिंग्विस्टिक जो है एक स्टेट बन जाए। तो ये सब किया जाता है। और क्या किया जा रहा है, ये तो हमने देखा कि स्टेट का फॉर्मेशन किस तरीके से। अब क्या हो रहा है, प्लानिंग कमीशन की स्थापना होती है। प्लानिंग कमीशन पिक्चर में आता है 1950 में। 47 में भारत आज़ाद हुआ, 50 में जो है प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया। क्यों सेटअप किया गया, क्योंकि जिस टाइम पे हमारी जो देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी जो थी बहुत ही बुरी अवस्था में थी। तो नई हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, पूरी कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग कमीशन की स्थापना की जाती है। हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को लिया जाता है, जिसके अंदर स्टेट्स एंड द प्राइवेट सेक्टर जो है, मतलब सेंटर भी रोल प्ले करेगा और प्राइवेट सेक्टर को भी अपना रोल प्ले करने के लिए दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ सेंटर कंट्रोल्ड है, ऐसा भी नहीं होगा कि सब कुछ प्राइवेट हाथों में दिया जाएगा। तो मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल जो है उसको लाया जाता है। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 में आया था। 50 में जो है पहला प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी, तो समझ लीजिए वो पहला ही प्लान है। उसके बाद क्या होता है, इट फोकस स्ट्रांगली ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री। आप देखेंगे जब हम डिटेल में बात करेंगे प्लानिंग कमीशन, जब हम पढ़ेंगे एज अ टॉपिक, तब हम बात करेंगे कि हैवी इंडस्ट्रीज जो है ना उसको सेटअप किया जा रहा है, जैसे स्टील, बिल्डिंग ऑफ लार्ज डैम्स। तो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ना उसके ऊपर फोकस किया गया। स्टार्टिंग वाले जो 5 ईयर प्लान्स हैं कि भाई किस तरीके से हमारे देश के अंदर ब्रिजेस बनाए जाएं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई जाएं ताकि लोगों को रोज़गार मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो ताकि हमारी देश जो है तरक्की कर पाए। तो इस तरीके की चीज़ें की गई थी। जो गांधी सागर डैम बनाया गया था चंबल रिवर पर मध्य प्रदेश में, राइट। अब क्या हो रहा है, साथ में एक चीज़ आपको और समझनी पड़ेगी। ये तो हमारे देश में हो रहा है, हम आज़ाद हो गए हैं, हमने क्या किया है, लिंग्विस्टिक ग्राउंड पर स्टेट्स बना दिए, एजुटेशन हो रही है हमारे देश में, प्लानिंग कमीशन बनाया गया ताकि हमारे देश में प्लानिंग की जा सके। अब वर्ल्ड ओवर क्या हो रहा है, अभी वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी 45 में, 45 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, 47 में हम आज़ाद हुए थे। तो 45 में जो वर्ल्ड वॉर खत्म होती है वो बहुत एक सडन शॉक के साथ खत्म होती है। हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बॉम्बिंग कर दी जाती है यूएस के द्वारा। तो वर्ल्ड जो है पूरा बंट गया, रशिया एकदम एंटी हो गया और यूएस जो है दोनों एक दूसरे के एंटी हो गए हैं। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की जाती है 1945 में। तो 1950 और 60s में जो है कोल्ड वॉर वाला टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा। यूएस और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर चल रही है और ये दोनों कंट्रीज क्या कर रहे हैं, अपने अपने मिलिट्री अलायंस बना रहे हैं। तो अब क्योंकि हम लोग नए नए आज़ाद हुए थे, अब ऑब्वियस सी बात है रशिया भी हमारा फ्रेंड है, अब आप जानते हैं, यूएस, हम तो नए आज़ाद हुए थे। तो हमने क्या किया, नेहरू जी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा कि हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है, नॉन अलाइनमेंट वाला पॉलिसी जो है हम अपनाएंगे। उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को नॉन अलाइन रखा। उन्होंने कहा कि नहीं, हम किसी भी एक मिलिट्री अलायंस में नहीं जाएंगे, ना हम यूएस के साथ जाएंगे ना हम रशिया के साथ जाएंगे, तो वी विल बी फ्रेंड विद बोथ द कंट्रीज। तो हमने नॉन अलाइनमेंट जो है पॉलिसी को अपनाया। इजिप्ट, यूगोस्लोविया,
इंडोनेशिया, घाना, इंडिया, ये सब कंट्रीज़ जो हैं ये सब के सब ने क्या अपनाया, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को। तो उन्होंने किसी भी मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन नहीं किया, ना यूएस के साथ गए, ना रशिया के साथ गए। सो ये क्यों किया जा रहा था? ये इसलिए किया जा रहा था, दे ट्राई टू प्रिवेंट वॉर एंड मैनी कंट्रीज ज्वाइन द मूवमेंट बाय 1970s। तो बहुत सारी जो कंट्रीज है ना वर्ल्ड ओवर, उनको हमारी ये बात समझ में आ जाती है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ही इज द की। क्योंकि अगर हमने फिर से मिलिट्री अलायंस ज्वाइन कर लिया तो फिर से थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकती है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कितना ज़्यादा नुकसान हुआ था हम क्लास 9 में पढ़ेंगे, धीरे धीरे 9-10 में। तो ये जो है वर्ल्ड वॉर ना हो दोबारा से, इसलिए नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी जो है इंडिया ने अपनाई। अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो बहुत सारे, इंडिया जो है इंडिपेंडेंस के बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझ रहा है। आज हम जो है 2022 में आ गए, आज हम इतने साल हो गए हमें आज़ाद हुए, बट हमारी जो प्रॉब्लम्स को सोच के देखिए, दिस इज़ अ फूड फॉर थॉट फॉर यू पीपल। अब आप सोचिए कि इतने साल आज़ादी के बाद भी, अब आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि यूएस कब आज़ाद हो गया था, 200 साल आगे है वो हमसे। हम आज़ाद हुए हमें कितने साल हो चुके हैं, बट स्टिल अभी भी हम एक डेवलपिंग कंट्री ही है। और डेवलपिंग कंट्री हैं, हम सिर्फ आज के दिन भी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो है लड़ते हैं। आज भी हमारे कंट्री में फेवरेटिज्म किया जाता है सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर। आज भी जो है हम साइंटिफिक डेवलपमेंट से ज़्यादा जो है ऑर्थोडॉक्स थॉट्स में बिलीव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी भी हमारे कंट्री में प्रेजेंट है। तो बहुत सारे इंडिपेंडेंस के साल के बाद भी हमारी डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें, इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, बट हम पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक अभी भी नहीं है। एक बहुत बड़ा वर्ग है यहाँ पर, बहुत सारे बहुत बड़े बड़े वर्ग हैं जो कि अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं इस कंट्री में रहते हुए। सो देयर इज़ अ फ्री प्रेस, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, सब कुछ है, बट डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, क्या फंडामेंटल राइट्स लोगों को गारंटी होते हैं? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच है? क्या अनटचेबिलिटी अबॉलिश हुई है पूरी तरीके से? वो नए फॉर्म में उभर के आ गई है। तो ये सारी चीज़ों से हमारा इंडिया जो है अभी भी जूझ रहा है। हम एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी हैं, बट डेमोक्रेसी को हम बचाते बचाते जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उसको नहीं बचा पाए हैं। तो जो गल्फ हो रही है हमारे बीच में, आप देखिए कि इंडिया के, अगर आप देखेंगे कोरोना पीरियड में भी देखेंगे तो जो लिस्ट है वेल्दी इंडियंस की वो बढ़ती जा रही है, बट जो लोग भूखे रहते हैं, जो भूखे सो रहे हैं, उनका रेशो भी बढ़ता जा रहा है। तो रिच और पुअर का डिवाइड जो है बढ़ता जा रहा है। कहने को हमारा देश प्रोग्रेस कर रहा है, बट अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, तो आप देखेंगे कि हमारा देश कहाँ पे फॉल करता है इतने सालों के इंडिपेंडेंस के बाद भी। तो दिस इज़ द फूड फॉर थॉट। कंक्लूजन ये है कि हमने इतना सारा कुछ किया, इतना अचीव किया, बट अभी भी बहुत कुछ अचीव करना हमें बाकी है। ये तो बात थी इंडिया की। अब हम ये भी बात कर लेते हैं क्विकली कि जिस टाइम में हम आज़ाद हुए थे उस टाइम पे हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में क्या हो रहा था। तो हम श्रीलंका का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो श्रीलंका में 1956 में बोला गया, एक्ट आया जिसने रिकग्नाइज किया सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज। तो सिन्हालीज जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाती है 1956 में। अब श्रीलंका एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर तमिलियंस भी बहुत रहते हैं, आपको पता है ये सारी स्टोरी। तो तमिलियंस क्यों वहाँ पे रहते हैं, सिन्हालीज को वो ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते हैं। तो तमिल जो स्पीकिंग माइनॉरिटी है वहाँ पे वो प्रोटेस्ट करती है। और अगर तमिल स्पीकिंग माइनॉरिटी वहाँ से प्रोटेस्ट कर रही है तो हमारा जो तमिलनाडु है, हमारा इंडिया, वो भी उसको प्रोटेस्ट में साथ देगा, क्योंकि तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस भी बहुत कम है। तो वहाँ पे उनके जो लोग हैं वहाँ पे हैं, तो तमिल स्पीकिंग जो वहाँ की कम्युनिटी है वो एजिटेशन कर रही है। ये हो रहा है श्रीलंका में। पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान जो है वो डिवाइड हो जाता है लेटर ऑन। बंगाल अलग होने की बात करता है और पाकिस्तान अलग हो जाता है, और ऐसा हो भी जाता है। स्टार्टिंग में पाकिस्तान के दो पार्ट से, एक पाकिस्तान ईस्ट और एक पाकिस्तान वेस्ट। बट जो पाकिस्तान ईस्ट है, विच इज़ बांग्लादेश नाउ, वो कहता है कि हम बंगाली स्पीकिंग पीपल है, हम इनके से अलग होना चाहते हैं, और ये अलग हो जाता है। बांग्लादेश बनने में जो है इंडिया का बहुत बड़ा रोल भी है, तो हम जानते हैं ये सारी बातें। इंडिया जो है किसी तरीके से सर्वाइव कर रहा है, एक ही नेशन। अभी तक हमारे कंट्री में हमने अभी तक कोई डिवीज़न और नहीं देखा। पाकिस्तान ने डिवीज़न देख लिया, यहाँ पे श्रीलंका में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हमारे यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बट वी आर स्टिल एबल टू मैनेज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो हम लोग इसको मेंटेन किए जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। ये चैप्टर जो था इसमें हमने ब्रीफली डिस्कस किया। ये जो चैप्टर था ये काफ़ी ज़्यादा आपको फूड फॉर थॉट देता है। यू ऑल आर द यंग पीपल एंड यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। तो आपको सोचना पड़ेगा कि देश की डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हम अपनी कंट्री को एज अ नेशन कहाँ देखना चाहते हैं। अगर हम वर्ल्ड ओवर बात करें तो हम अपनी कंट्री को किस तरीके से देखना चाहते हैं। अगर हम कंट्री की बात करते हैं तो उस कंट्री में सिर्फ और सिर्फ वेल्दी लोग नहीं आते, उसके अंदर पुअर पीपल भी आते हैं, उसके अंदर मिडिल क्लास भी आती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप अपने बाकी के लोगों को भी बताएं, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।